बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाई पाकिस्तान हैज 50 हर्ट्ज। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनको पता नहीं है कि ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ये क्या चीज होती है, ये कहां से आई है और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपका बराए-ए-आज़म एशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इसके साथ जो हमारा बराए-ए-आज़म एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं, इसमें 50 हर्ट्ज का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको हर एक बात की समझ आ सके। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल नदीम शाहानवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली अपडेट्स का पता चल जाए। फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने के लिए आपने क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो यहां पर हम बात करते चलें कि फ्रीक्वेंसी कहां से आई है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में मालूम करने से पहले हम आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, लोग क्या इस्तेमाल करते थे, क्या नहीं इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आएगी फ्रीक्वेंसी के बाद, फिर आपको सारा पता चल जाएगा। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, द हर्ट्ज सिंबल HZ, द derived unit of frequency in the international system of units SI and the defined of cycle per 1 second. It is named after Heinrich Rudolf Hertz, the first person to provide the conclusive proof of the existence of the electromagnetic waves. जी नाज़रीन, ये फ्रिक्वेंसी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, जो हेनरी रुडोल्फ ने इसको इजाद किया था, इसने बताया था कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है। अगर हम इसके डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले तो 22 फरवरी 1857 में ये पैदा हुए थे और ये इनके जर्मन का साइंसदान था, इन्होंने इस पर काम किया था। और ये अगर इसकी डेट ऑफ डेथ की बात करें तो 1 जनवरी 1894 में ये वफात पा गए थे। इन्होंने ये जो आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया था कि ये हर्ट्ज क्या होती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स प्लेस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि आपके सामने दो वेव्स शो हो रही हैं। एक वेव तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं जिसे बार बार ये साइकिल रोटेट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, इसे आप कहेंगे हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। और नीचे की तरफ लो फ्रिक्वेंसी है, ये एक मूवमेंट में अप हो रही है और दूसरे मूवमेंट में नीचे की तरफ डाउन हो रही है, फिर नेक्स्ट मूवमेंट में अप हो रही है और डाउन हो रही है। यानी कि ये एक साइकिल पर सेकंड ऊपर नीचे रोटेट कर रही है। ऊपर की तरफ हाई फ्रिक्वेंसी है और नीचे की तरफ ये लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स है। अगर फ्रिक्वेंसी के फार्मूले की बात कर लें तो इसका फार्मूला बनता है F = 1/T। जी दोस्तों, यहां पर सवाल पैदा होता है कि व्हाई पाकिस्तान हैज 50 हर्ट्ज। तो इसको जानने के लिए हमें जानकारी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की इजादात की, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे इजाद हुई है। फिर हम इस पर बात करते हैं, यानी कि आपको तमाम की तमाम इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। पहले जिनके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा बाद में कि व्हाई पाकिस्तान हैज 50 हर्ट्ज। यानी कि ये जो आपका बराए-ए-आज़म एशिया है, पाकिस्तान में, इंडिया में और इसके साथ साथ जो बराए-ए-आज़म एशिया में जो दूसरे ममालिक शुमार होते हैं, इसके अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ही इस्तेमाल की जाती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि व्हाई पाकिस्तान हैज 50 हर्ट्ज। जी दोस्तों, यहां पर अगर हम हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आज से 4500 या 3000 ईसा पूर्व की बात कर लें, यानी कि अगर 4500 साल पहले या फिर 3000 साल पहले की बात करें तो वहां पर लोग लाइट को हासिल करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे। आपके सामने एक दिया जल रहा है और नीचे मोमबत्ती भी नजर आ रही है। उन वक्तों में लोग जो इस्तेमाल करते थे, जानवरों की चर्बी निकाल कर उसका तेल बनाते थे। तेल के अंदर मोम की तरह ये तेल बन जाता था। फिर इसके अंदर ये रुई जो नुमा कपास होती थी, जिनके उसको इसके अंदर डीप करते थे और फिर इसको यानी कि जलाते थे। इससे ये लोग रोशनी हासिल करते थे। फिर उसके बाद मोमबत्ती का आ गया ये इजाद, जिनके लोगों ने मोमबत्ती को इजाद किया 3000 साल बाद।
फिर ये मोमबत्ती ईजाद हो गई, लोगों ने उसी के मोम के अंदर उसको मर्ज कर दिया है कैंडल को, जिनके जो आपकी कपास थी उसको इसी के अंदर मर्ज कर दिया कॉटन को, तो उसके अंदर फिर इन्होंने लाइट हासिल करना शुरू कर दी। जी फ्रेंड्स, उसके बाद गैस लाइट्स जो आई थी वो आई थी 1792 में, दे वर यूज गैस फॉर लाइटिंग। उसके बाद ये लोग 1792 के अंदर लोगों को कुछ पता चला गैस के बारे में, इन्होंने गैस वाले लैंप जो थे वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो उसके बाद वोलेटिक पाइल जो बैटरी थी वो इजाद हुई थी 1799 में, इस पर वर्क किया गया, और जो दुनिया के अंदर जो इन्वेंटेड हुई थी वो आई थी 1800 के अंदर। अगर हम इसके बारे में बात कर लें, ये दुनिया की पहली वोलेटिक बैटरी थी, आपके सामने पिक्चर में शो हो रही है। द वोलेटिक पाइल वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बैटरी दैट कुड कंटिन्यूअसली प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक करंट टू अ circuit. It was invented by the Italian physician Volta, who published his experiment in 1719. इनके 1799 में अलेजेंड्रो वोल्टा ने ये बैटरी इजाद की थी और इसको दुनिया में पहली मर्तबा इन्वेंटेड किया था 1800 के अंदर। ये डीसी वोल्टेज को प्रोवाइड करते थे। ये पहली दुनिया की बैटरी थी जो कि 1800 के अंदर इजाद हुई थी और इससे लोगों ने काम लेना शुरू कर दिया था। जी नाज़रीन, 1809 में यानी कि कुछ अरसे के बाद 1809 के अंदर एक आर्क बल्ब बनाया गया जो कि आपके सामने मौजूद है। और 1809 के बाद ये जो बल्ब था ये डीसी वोल्टेज पर ही चलता था, यानी कि फिर कुछ अरसे के बाद इनके 1832 में डीसी जनरेटर को बनाया गया। जो आपके सामने दुनिया का सबसे पहला डीसी जनरेटर है, क्योंकि ये लाइट्स जो थी डीसी के ऊपर ही चलती थी, डीसी के ऊपर रन होती थी। इसको बैटरी की जो मुद्दत थी वो खत्म हो जाती थी, यानी कि वो एक अरसा के बाद बैटरी की जो थी मुद्दत खत्म हो जाती थी, वो जायल हो जाती थी। उसके बाद इन्होंने डीसी जनरेटर को इजाद किया, जो कि 1832 में इन्होंने डीसी जनरेटर को इजाद किया था। जी नाज़रीन, फिर उसके बाद 1855 में फर्स्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दुनिया में 1855 में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया। एक साइंसदान था जिसका नाम था विलियम डचिन। इसने एक पागल इंसान पर तजर्बे किया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कितने वोल्टेज होते हैं, और इसे देखें आपके सामने एक पागल इंसान के ऊपर तजर्बा किया जा रहा है। ये जो है 1855 में इस्तेमाल किया गया था। तो अगर इसकी हम बात कर लें तो हिप्पोलाइटल फ्रंटमैन वाज अ फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर who worked with the Zenov German of the development of the German machine and whose contribution were essential to the creation of the dynamo. He was the first to transmit electricity with electrical wire. जी नाजरीन, उसके बाद 1873 में फर्स्ट ट्रांसमिशन हुई डीसी पावर लाइन की, जो कि हिप्पोलाइट फ्रंचिन जो कि एक साइंसदान था, इन्होंने इसकी इजाद की थी 1873 में, जो कि इस लाइन को आगे लेके जाना था। जी नाजरीन, उसके बाद क्या हुआ, 1874 में एक इंसिडेंटल लाइट बल्ब इस्तेमाल किया गया, जो कि कुछ ही घंटे इस्तेमाल किया गया था। ये कुछ घंटे चलने के बाद फ्यूज हो जाता था, जो कि कामयाब ना हो सका। तो कुछ साल बाद यानी लगभग 6 साल के बाद थॉमस एडिसन ने 1880 में एक बल्ब इजाद किया था, जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। थॉमस एडिसन ने यह बल्ब इजाद किया था जो कि मुसलसल चलता रहा। थॉमस एडिसन एक साइंसदान था। अब इन्होंने बल्ब तो इजाद कर लिया, मगर अब बल्ब चलेगा कैसे उसके बारे में चलो अब देखते हैं। ये इसने बल्ब इजाद करने के बाद बताया कि अब इस बल्ब को चलाएंगे। जी नाज़रीन, उसके बाद फिर थॉमस एडिसन ने 1882 में फर्स्ट डीसी कमर्शियल पावर प्लांट लगाया, जो कि डीसी पावर सप्लाई जनरेट करता था, जिसमें 110 वोल्ट थे। अब इस पावर प्लांट से लोगों के घरों को भी सप्लाई देनी थी, तो इसके लिए उन्होंने पोल भी लगाया, जिसकी मदद से सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया गया। थॉमस एडिसन ने जो बल्ब इजाद किया था वो बल्ब 100 वोल्ट पर चलता था। उन्होंने पावर प्लांट भी लगाया था जो कि 110 वोल्ट प्रोवाइड करता था। वो इसलिए कि सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह देने के लिए पोल का इस्तेमाल किया जाता था। तो पोल्स में लॉसेस पैदा होने की वजह से 10% वोल्टेज को ज्यादा रखा गया, इसलिए लोगों के घरों में 100 वोल्ट पहुंच जाते थे। इसके बाद ये हुआ कि लोड ज्यादा होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते थे, जिसकी वजह से इन्होंने हर किलोमीटर के बाद एक पावर प्लांट लगाया गया, जिससे वोल्ट पूरे किए गए। इस जमाने में डीसी जनरेटर पावर प्लांट या पानी वगैरह के जरिए चलाए जाते थे। आपके सामने यहाँ पर पर्ल स्ट्रीट स्टेशन है, जो कि 1882 में पहला
पावर प्लांट लगाया था जो कि थॉमस एडिसन ने इजाद किया था। इससे जो पर्ल स्टेशन से लाइट को दिया गया है पोल की तरफ, ये जो 2 वायरें गई हुई हैं, इसके बाद जो बल्ब लगा हुआ है जिनके पोल से यानी कि लोगों के घरों के अंदर जो लाइट प्रोवाइड की गई थी, ये वहां पर ये सीन मौजूद था। जी दोस्तों, 1884 में सबसे पहले ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि अभी सोचा ही था इसके बारे में, क्योंकि इस जमाने में ट्रांसफार्मर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर तो एसी सप्लाई पर काम करता है, ना कि डीसी पर। तो इस वक्त इनके पास सिर्फ डीसी सप्लाई ही थी, तो उन्होंने डेमो देने के लिए एसी सप्लाई बनाई गई। तो दुनिया में एसी सप्लाई सबसे पहले 1885 में एक पावर प्लांट लगाया गया जो कि 2 kV और इसकी फ्रिक्वेंसी थी 120 हर्ट्ज। ये भी सिर्फ बल्ब को ही स्टार्ट करता था और ये फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा थी और ये सिर्फ बल्ब को ही चला सकता था, तो इससे मोटर वगैरह नहीं चला सकते थे। इसके बाद 1885 में एसी पावर प्लांट बनाया गया जो कि 2 kV और 120 हर्ट्ज का था। यहाँ पर 10% जो है हर्ट्ज कम कर दिए गए थे, इसलिए कि एडी करंट लॉसेस कम हो जाए, तो इसलिए इसकी मदद से बल्ब चलाया गया। जी फ्रेंड्स, 1885 में एक सा अपॉर्चुनिटी मिली इन्हें, जो कि इन्होंने एक कास्टलिस्ट ट्रांसफार्मर बनाया जो कि आपके सामने मौजूद है। इन 1885 जॉर्ज वाशिंगटन ऑर्डर अ सीमेंस अल्टरनेटर जनरेटर एंड अ गलार्ड एंड गिब्स ट्रांसफार्मर। स्टैनले बिगन एक्सपेरिमेंटिंग विद हिज सिस्टम। 1886 में एक ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई जिसमें 500 वोल्ट और 133.33 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी गई, जो कि लाइन लॉसेस वगैरह की वजह से लोगों के घरों में 100 वोल्ट ही जाना था, क्योंकि लाइन लॉसेस की वजह से बहुत ज्यादा वोल्टेज जो थे ड्रॉप हो जाते थे। इनके 400 वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था, उसके बाद लोगों के घरों में 100 वोल्ट ही जाते थे। ये भी सिर्फ बल्ब ही चला सकता था, जिनके ये सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन थी। जी दोस्तों, अब 1888 में फिर इन्होंने निकोला टेस्ला की भी मदद ली, जो कि एक बहुत बड़ा साइंसदान भी था, इंजीनियर भी था। इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल की हुई है। अगर हम कहें तो फादर ऑफ एसी, ये इंटरव्यू के अंदर भी सवाल किया जा सकता है कि फादर ऑफ एसी कौन है, तो आपने कहना है निकोला टेस्ला। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, 10 जुलाई 1856 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और 7 जनवरी 1997 में ये वफात पा गए थे। इन्होंने और जॉर्ज वाशिंगटन ने मिलकर काम किया। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये 6 अक्टूबर 1846 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और 12 मार्च 1914 में ये वफात पा गए थे। इन्होंने मिलकर जो है एसी सप्लाई को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। इन्होंने और निकोला टेस्ला ने मिलकर पूरी दुनिया के अंदर जो है एसी पावर सप्लाई फैलाने का जो जोश पैदा किया था। तो ये 2 इंजीनियर्स, ये 2 साइंसदान, ये 2 बंदे थे कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एसी सप्लाई को फैलाया। दोस्तों, आपके सामने एक 3 फेज पावर प्लांट है जो कि 1891 में जर्मनी में 3 फेज एसी लाइन की डेमो दी गई थी, आपके सामने मौजूद है। तो ये जो था एक फ्रैंकफर्ट ने इजाद किया था, एक पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये 3 फेज जनरेटर लाफन एम नेकर ने जर्मनी में लगाया था और फिर इसे नमूने के तौर पर जर्मनी में ही मौजूद एक म्यूजियम जिसका नाम हिस्टोरी शेष है, ये जर्मनी के एक शहर जिसका नाम फ्रैंकफर्ट में है, ये वहां पर मौजूद है, यानी कि इस वक्त भी म्यूजियम के अंदर मौजूद है। आप इसे देख सकते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला 3 फेज एसी पावर प्लांट था जिसकी फ्रिक्वेंसी 40 हर्ट्ज थी। ये 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट मौजूद था जो कि पैदा करता था और इसकी लेंथ जो थी 109 किलोमीटर थी, यानी कि इसने जो एक एरिया को सप्लाई प्रोवाइड करनी थी, उस एरिया का जो एरिया था, इस एरिया का 100-900 किलोमीटर अहाता था। और ये सिस्टम एक कंपनी जिसका नाम अवलिकुन था, इसने प्लांट की मदद से 55 kV एसी वोल्ट ट्रांसफार्मर किए थे। इस पावर प्लांट की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इस पावर प्लांट की जो है वीडियो देख सकते हैं कि ये किस किस्म का पावर प्लांट था। जी दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, 1893 में शिकागो में जॉर्ज वाशिंगटन हाउस कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था, यहाँ पर इन्होंने लाइटिंग की थी। ये शिकागो का एक वर्ल्ड फेयर हुआ था, तो उन्होंने वहां पर भी 2 फेज लाइन का इस्तेमाल किया था, जिसमें
2.2 केवी और 60 हर्ट्ज का जनरेटर इस्तेमाल किया था। 2 फेज का इस्तेमाल इसलिए किया था कि ये एक फेज उन्होंने लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया था और दूसरे फेज से उन्होंने मोटर चलानी थी, क्योंकि अगर वो एक ही फेज को इस्तेमाल करते तो वोल्ट ड्रॉप हो जाते। तो इस वजह से वाशिंगटन का नाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड फेयर था जहां पर सबसे ज्यादा रोशनी हुई थी। उनको लगा कि ये एसी सप्लाई ही आगे जाके बेहतर होगी। और मजे की बात यह है कि इस वर्ल्ड फेयर में 46 ममालिक ने शिरकत की थी। इस जो वर्ल्ड फेयर की जो वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा कि उस वक्त इसका क्या सीन था, कैसी रोशनी लग रही थी, उस वक्त क्या नजारे थे। जी दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इन्होंने 60 हर्ट्ज का क्यों लिया था। तो यहाँ पर पहले इन्होंने 133 हर्ट्ज का इस्तेमाल किया, फिर इन्होंने 120 हर्ट्ज का इस्तेमाल किया, फिर इन्होंने 40 हर्ट्ज का इस्तेमाल किया। यहाँ पर इन्होंने लाइटों के लिए 60 हर्ट्ज का लिया इस्तेमाल। तो क्यों लिया आखिरकार, ये 60 हर्ट्ज क्यों लिया गया, इसका जवाब निकोला टेस्ला ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया। एक तो 60 हर्ट्ज इसलिए लिया था कि पॉलीफेज मोटर जो है वो लो फ्रिक्वेंसी पर चलती है, इसको बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी होने पर लो लॉसेज होते हैं जिसमें एडी करंट लॉसेज वगैरह होता है, जिसे हम टेक्निकली जुबान में आयरन लॉसेज बोलते हैं। इसलिए इन्हें 60 हर्ट्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी लॉजिक ये है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड के अंदर 60 साइकिल होते हैं, यानी 60 हर्ट्ज। तो पहले ये था कि ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंसी होने की वजह से बल्ब बार बार ऑन ऑफ होते थे, तो यानी कि इससे जो थी वो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती थी, बल्ब बार बार ऑन ऑफ होता था, तो उससे आपका जो बल्ब था बर्न हो जाता था। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है आपके सामने, यानी कि शुरू से लेके एंड तक हमने बात की है फ्रिक्वेंसी के बारे में, वोल्टेज के बारे में, एसी के बारे में, डीसी के बारे में, क्या होता हुआ कहां तक आ गया। अब बात अटकी हुई है 60 हर्ट्ज पर। कुछ कंट्रीज में अभी भी 60 हर्ट्ज चल रही है। तो पाकिस्तान, इंडिया में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जो लाइन थी, लाइन के अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा आते थे। तो इन्होंने क्या किया, उस वक्त जो आपकी वायर थी, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो वायर इस्तेमाल होती थी वो भी बहुत ज्यादा महंगी थी। तो उन्होंने क्या किया कि वायर की जो है थिकनेस उसको भी कम कर दिया, उसकी जो प्राइस में भी मुनासिबत हो गई, प्राइस भी कम हो गई। तो इन्होंने क्या 10% जो है फ्रिक्वेंसी को और कम कर दिया गया, और जो लोगों के घरों के अंदर वोल्टेज दिए जाते थे वो 220 कर दिए गए। यानी कि इससे क्या हुआ, आपकी लाइन लॉसेस कम हो गए, हिस्टैरिसीस लॉसेस जिसे लाइन लॉसेस कहते हैं वो बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने पता चला इनको कि अब 50 जो फ्रिक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज है, वो बहुत सूटेबल रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट किया और साथ में 220 वोल्टेज को। तो यहां से जिनके साइकिल के अंदर 50 टाइम में इनके फ्रिक्वेंसी जो है रोटेट होती है, अप डाउन होती है। एक सेकंड के अंदर इनके 50 बार जो है जो साइकिल जो रोटेट होता है, इसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर ये यानी कि फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला जो पावर प्लांट लगा था वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था कराची के अंदर, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 28 नवंबर 1972 में लगाया गया था और इसकी जो टोटल कैपेसिटी थी वो 137 मेगावाट थी। जी नाज़रीन, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो इफ्तिताह था वो जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था, जो पाकिस्तान का नाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, और उसके साथ साथ मुनीर अहमद खान। जी नाज़रीन, जुल्फकार अली भुट्टो को तो हर कोई जानता है, शायद कोई ही जानता हो कि मुनीर अहमद खान कौन थे। इन्होंने मिलकर एक प्लांट का इफ्तिताह किया था, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कराची के अंदर मौजूद है इसकी टोटल कैपेसिटी थी 137 मेगावाट। अगर हम बात करें मुनीर अहमद खान के बारे में, मुनीर अहमद खान कसूर के एक इलाके में पैदा हुए थे, जो कि 20 मई 1926 को पैदा हुए थे। 22 अप्रैल 1990 को वफात पा गए थे। यानी कि इन्होंने टोटल 72 साल उम्र की जिंदगी जो है गुजारी है। मुनीर अहमद खान न्यूक्लियर साइंसदान थे और ये एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी रहे थे, और इसे फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक बम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपके सामने हमने डिस्कस की है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कराची के अंदर हमारा पहला लगा था। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है, मैंने आप सबको यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है जो क्यों इस्तेमाल की जाती है और इलेक्ट्रिकल की जो तमाम की तमाम हिस्ट्री है वो आपके सामने बयान कर दी है। उम्मीद करता हूं कि
आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सब भाइयों को इसके बारे में पता चल गया होगा कि वाई पाकिस्तान हैज 50 हर्ट्ज। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो यार, वीडियो बनाने पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है। अगर आप हमारी वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट कर देंगे तो हमारी वीडियो की जो है मेहनत ज़ाय नहीं होगी, हमें इसका सिला जरूर मिलता है। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आप हमें कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। जी नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ अटैच रहिए और हमारी वीडियोस को वॉच करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।